एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12th के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और क्लास 12th के एनसीईआरटी में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें पॉपुलेशन के बारे में, डेंसिटी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उसकी ग्रोथ के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले चैप्टर में हमने क्या किया था, तो पहले चैप्टर में हमने नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा था। और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, तो ये सब कुछ हमने डिटेल से स्टडी किया था क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में। तो मैं आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करा रही हूँ। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर अगर हम देखें ना गाइस, तो जो आपका चैप्टर नंबर, सिंपल सी बात है भाई गाइस कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं ना, वहाँ की असली धन संपदा होते हैं। अगर व्यक्ति वेल एजुकेटेड है और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को बनाने वाले हैं, तो वो अपने एरिया के संसाधनों का अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं। बट अगर व्यक्ति अनपढ़ है, वो बस खाने तक ही सीमित है और कोई काम नहीं करना चाहते, तो इस प्रकार के देश का हमेशा बंटाधारी होता है ना। तो किसी भी देश में ये पॉपुलेशन के तहत हम क्या पढ़ते हैं, कितनी एजुकेशन है, कितना सेक्स रेशो है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, उस देश की पॉपुलेशन पर कितना भार है, ठीक है, और कितने बूढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया जाता है किसी भी एरिया के पॉपुलेशन में। और बहुत ज़रूरी है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन का पता लगाना, तभी हमें पता चलेगा कि उस एरिया में जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पर कितना भार है पॉपुलेशन का। अगर किसी देश में रिसोर्सेज बहुत ही कम है और पॉपुलेशन हाई है, तो लोग भूखे मरते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। और वो देश क्या होगा, गरीब होगा। और उसी देश में अगर किसी देश में आपके रिसोर्सेज हद से ज़्यादा हैं, यानी संसाधन भरे पड़े हैं और पॉपुलेशन कम है, और वो जो पॉपुलेशन है उन संसाधनों का बट यूज़ ना कर पाए, ठीक है, उनके लिए अनपढ़ हैं वे, ठीक है, वो संसाधन को समझ नहीं सकते, उनके लिए वो बेयूज़ है, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो संसाधन होंगे ना, वो भी क्या होंगे, उस पॉपुलेशन के लिए बेकार होंगे। बट एक देश है जिसकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, उसे संसाधनों का पूरा ज्ञान है, उस देश में भरपूर संसाधन भी है, रिसोर्सेज भी है, और वहाँ की पॉपुलेशन उसे यूज़ भी करती है, तो ऐसा देश ही डेवलप होता है, जैसे यूएसए। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से। और कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन हमें यूँ भी पता लगानी पड़ती है भाई, जैसे एशिया है, बहुत अधिक स्थानों पर आपको कम लोग मिलेंगे और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। जैसे पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर कम लोग रहते हैं, और प्लेन एरियाज हैं, मैदानी इलाके, वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का संदर्भ में हम जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या वितरण को भी समझते हैं। जनसंख्या वितरण क्या होता है, कुछ नहीं होता कि भाई किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसे कहते हैं जनसंख्या वितरण। और जनसंख्या घनत्व भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा और वितरण भी ज़्यादा। जहाँ पर कम लोग रहते हैं ज़्यादा एरिया में, तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण भी कम होगा और जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। अगर मोटे तौर पर हम वर्ल्ड की देखें ना, तो विश्व की गाइस 90% जो जनसंख्या है, विश्व की 90% जो जनसंख्या है, केवल 10% एरिया पर रहती है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड का जितना भी लैंड एरिया है, उस पे 90% पॉपुलेशन रहती है, केवल 10% पर। और उस 10% एरिया पर, ठीक है, उस 10% एरिया पर नहीं, उस 90% एरिया पर बाकी 10% जनसंख्या रहती है। समझ रहे हो। तो देखो, पॉपुलेशन 90% और एरिया 10%, और ये 10% वाला एरिया वही है प्लेन मैदान वगैरह। अब विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों की बात करें, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे अधिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। तो इस प्रकार 10 आबाद देशों की बात करें, तो इन 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती हैं, और इन 10 देशों में से 6 देश आपके एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ते हैं। जैसे चीन और भारत, तो 2 ही लगा लो, ये 2 तो पड़ते ही हैं। देखो, आपको टेबल भी दी गई है, और ये टेबल आपको विश्व के 10 अत्यधिक जनसंख्या वाली कंट्रीज़ को दिखा रही है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर पर चीन, सबको पता है सबसे ज़्यादा है, और फिर भारत, ठीक है, तीसरे नंबर पर अमेरिका, 4th नंबर पर इंडोनेशिया, मैंने अभी आपको डेटा बोला भी था यहाँ तक। 5th नंबर पर एरिया में भी ब्राज़ील आता है और पॉपुलेशन में भी ब्राज़ील आता है। चीन भारत दोनों एशिया में पड़ते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया एशिया में पड़ता है, 3 पड़ गए। पाकिस्तान 6th नंबर पर, और पाकिस्तान भी आपको एशिया में आता है, 4 आ गए। CIS
और बांग्लादेश, ये भी एशिया में पड़ता है, जापान भी एशिया में पड़ता है, और नाइजीरिया। तो इस प्रकार आपके 6 जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, जापान, ब्राज़ील ब्राज़ील नहीं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन और भारत, ये सारे के सारे एशिया में पड़ते हैं, जो कि विश्व के 10 सबसे सघन या अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो ये 10 जनसंख्या वाले देश हैं वर्ल्ड के, जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस जनसंख्या का घनत्व। अब क्या होता है जनसंख्या का घनत्व? तो जो हमारा लैंड है, लैंड की एक यूनिट में कितने लोग रह रहे हैं और उस यूनिट में लोगों की पोषण करने की क्षमता, यानी लोग कितना अपना पेट भर सकते हैं, तो ये जो क्षमता होती है इसे कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। ये लोगों की संख्या और उस भूमि के आकार के बीच अनुपात के द्वारा भी इसे समझा जा सकता है। तो यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है और इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में समझा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसके द्वारा इन्हें समझा जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या डिवाइडेड बाय एरिया, यानी ऊपर पॉपुलेशन नीचे एरिया, ठीक है, इसके द्वारा जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। तो एग्जाम में कई बार ये फार्मूला पूछा जाता है कि जनसंख्या के घनत्व को हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो भाई जितनी उस एरिया की पॉपुलेशन होगी उसको उस एरिया के टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस एरिया का जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, तो जैसे किसी एरिया का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ की पॉपुलेशन आपकी 1,50,000 है, तो 1,50,000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 1500 लोग रह रहे हैं। तो ये है उस एरिया का जनसंख्या घनत्व। तो ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो आपको पता है जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे अधिक किन एरिया में मिलेगा? जहाँ पर आपके प्लेन एरियाज हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर, तो विश्व के सघन आबाद क्षेत्र, यानी जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पर 200 से भी अधिक लोग निवास करते हैं। जैसे उत्तर अमेरिका की बात करें तो उसका उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी पार्ट और दक्षिण पूर्वी, और एशिया का पूर्वी वाला पार्ट। तो ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उत्तरी और दक्षिणी जो हमारे पोलर है, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उनके निकट, और बिल्कुल गर्म एरिया में और बिल्कुल ठंडे एरिया में, शीत मरुस्थल में, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व आपको बिल्कुल कम मिलेगा। आप खुद सोचो, क्या आप इस एरिया में रहोगे जहाँ पर पूरा दिन भाई 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन और भयंकर बर्फ? ऐसे एरिया में तो कोई नहीं रहेगा। दूसरा, ऐसे एरिया में कौन रहना पसंद करेगा जहाँ पर हमेशा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है? तो ऐसे एरिया में भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अपने से लगा के चला करो चीज़ों को। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 प्रकार के मध्यम घनत्व वाले भी एरिया पाए जाते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। जैसे पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत, यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, ये कुछ एरिया के एग्जाम्पल है जहाँ पर जो हमें घनत्व है वो मीडियम लेवल का देखने को मिलता है। आप वर्ल्ड के मैप पर देख सकते हो, ये है वर्ल्ड का मैप, और इसमें जो बिल्कुल ब्लैक कलर से दिखाया गया है ये क्या है गाइस? ये है आपके 200 से अधिक घनत्व वाले जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 200 से भी अधिक लोग 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। यूरोप में ये वाला एरिया, ये आपके यूके यूनाइटेड किंगडम वाला एरिया, ये है यूएसए का उत्तर पूर्वी एरिया, और ये मिस्र वगैरह एरिया, ठीक है। तो ये जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरियाज है वर्ल्ड के अंदर। अब देखो, जनसंख्या वितरण या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व को बहुत सारे फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं। जैसे जल की उपलब्धता, सिंपल सी बात है, जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर कोई कैसे रहेगा? हमें पानी पीने में, नहाने में, भोजन में, पशुओं के लिए, फसलों के लिए, उद्योगों के लिए, नाव को चलाने के लिए, यानी पानी तो बेसिक नीड है। जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर अपने आप पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट, भू आकृति भी प्रभावित करती है गाइस, क्योंकि आपने देखा होगा पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में आपका परिवहन ढंग का नहीं होता, लोग वहाँ पर अवॉइड करते हैं रहना, ठीक है। हम पसंद करते हैं वहाँ पर घूमना, बट अगर वहाँ रहने की बात आती है ना तो उनको बहुत मुश्किल होती है ऐसे पर्वतीय इलाकों में जीवन जीना, ठीक है। उसके लिए, और इसके अलावा आपके औद्योगिक विकास के लिए भी अनुकूल नहीं होते। वहाँ पर प्लेन एरिया पर ही औद्योगिक विकास ज़्यादा किया जाता है, और इसी वजह से आपकी सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी इलाकों पर ही देखने को मिलती है और पर्वतीय इलाकों में कम जनसंख्या मिलती है। नेक्स्ट आता है जलवायु। जलवायु तो सिंपल तौर पर प्रभावित करेगी, जहाँ पर ज़्यादा गर्म जलवायु है, ज़्यादा ठंडी जलवायु है, ऐसे एरियाज में भी लोग नहीं रहते, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, वहाँ पर ये भूमध्य सागर के आसपास वाला एरिया, यूरोप के पास, यहाँ पर जलवायु अच्छी रहती है। तो इतिहास के शुरू के दिनों से ही यहाँ पर अधिक जनसंख्या थोड़ी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं मिट्टी।
मिट्टी भी गाइस प्रभावित करती है पॉपुलेशन को। अगर पॉपुलेशन में ऐसी पॉपुलेशन है जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर निर्भर है, तो इससे क्या होगा, अगर भाई आपकी जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी वाला इलाका, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, गहन कृषि करेंगे, अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। और कई एरिया जहाँ पर आपकी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, तो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती और आपकी खराब मिट्टी होती है, तो उन एरिया में कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आर्थिक कारक, जैसे खनिज। तो कई जो एरिया होते हैं ना, वो खनिजों के कारण भी फेमस हो जाते हैं। खनिजों के कारण कैसे फेमस होंगे भाई, एक एरिया है जो पहले बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, पर जैसे ही उसमें किसी खनिज का पता चला तो औद्योगिकीकरण हुआ, इंडस्ट्री लगी। इंडस्ट्री लगने के बाद वहाँ पर मजदूर चाहिए, काम शुरू हो गया, तो धीरे धीरे वहाँ क्या करोगे ना, वहाँ चारों ओर आपकी पॉपुलेशन बसती चली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर पॉपुलेशन अधिक दिखती है। नेक्स्ट आता है नगरीकरण। नगर तो होते ही हैं पॉपुलेशन के अधिक, क्यों? क्योंकि नगरों में अच्छी सुविधाएं होती है गाइस, बेहतर अवसर होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और अभी बहुत सारी सुविधाएं होती है जो लोगों को नगरों की ओर खींचती हैं, और लोग गांव छोड़ के भी नगरों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट आता है और रोजगार के अवसर भी होते हैं ना। औद्योगिकीकरण, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करती हैं। सिंपल सी बात है, आज के टाइम में जब पॉपुलेशन अधिक है, काम कम है, तो लोग रोजगार की तलाश में अपना रहने सहने का ढंग भी बदल देते हैं, अपने घर भी बदल देते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पर औद्योगिकीकरण जाता होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे ज़्यादा बसती चली जाती है। फॉर एग्जांपल जापान का कोबे ओसाका एरिया, ठीक है, तो वहाँ पर अधिक पॉपुलेशन बसी हुई है। नेक्स्ट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान होते हैं ना जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और धीरे धीरे छोटे मोटे वहाँ पर व्यापार भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, वहाँ पर कुछ जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। और ठीक उस प्रकार कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सामाजिक अशांति मिलती है, मीन्स ये कह लो कि लड़ाई झगड़े दंगे इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, गोलियाँ वोलियाँ चलती रहती है, तो लोग इस तरीके के इलाके से दूर भागते हैं, तो वहाँ पर आपकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये कुछ फैक्टर थे गाइस जो कि हमारी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ज्वालामुखी वृद्धि नहीं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है या जनसंख्या वृद्धि। देखो वृद्धि वर्ड हमेशा क्या दिखाता है कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा है ना। तो किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान, यानी भाई 1 से 2 के बीच, 2001 से 2010 के बीच, 2010 से 2020 के बीच, तो किसी निश्चित अवधि के दौरान जो लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है ना, उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो ये परिवर्तन आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये निर्भर करता है उस एरिया की पॉपुलेशन पर कि भाई पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है ना। तो इसे हमेशा निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में, निरपेक्ष संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, तो जनसंख्या परिवर्तन है ना, देखो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें आर्थिक प्रगति कितनी हो रही है, सामाजिक उत्थान कैसा है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपस में इंटरेक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अब जो जनसंख्या वृद्धि है, किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में भी जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो बढ़ती है चाहे घटती है, उसे जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, 1991 में जो पॉपुलेशन थी वो 84.6 करोड़ थी, और 2001 में 102.70 करोड़ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 102.70 करोड़ में से 84.6 करोड़ माइनस कर देंगे, तो हमारी जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई थी 2001 में, 18.07 करोड़, और 2011 में अब 19 करोड़ के लगभग वृद्धि हुई थी, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि अब 121 करोड़ हो चुकी थी ना 2011 में, और अब तो देखो पता नहीं कितनी पहुंच गई है। तो इस तरीके से आपका जनसंख्या परिवर्तन निकाला जाता है, जनसंख्या की वृद्धि निकाली जाती है। तो जनसंख्या में परिवर्तन हमेशा प्रतिशत में होता है। अब एक आता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि यानी नेचुरल ग्रोथ। जब किसी एरिया में, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ती है जब किसी एरिया की पॉपुलेशन, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। केवल आपका बर्थ और डेथ, 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है। बर्थ में से डेथ माइनस कर दी, हाँ भाई इतनी बढ़ गई, तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक वृद्धि। सीधा फार्मूला है नेचुरल ग्रोथ का, जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है। वास्तविक वृद्धि की बात करें, अब देखो इससे हमें ना नेचुरल ग्रोथ से कभी भी हमें एग्जैक्ट ग्रोथ नहीं पता चलती। एग्जैक्ट ग्रोथ पता करने के लिए एक फार्मूला ये होता है, जन्म और मृत्यु तो होगा, अब इसमें प्लस किया जाएगा क्या,
आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास वो होते हैं, मान लो ये एरिया, इस एरिया से मैं इस एरिया में आकर बस गई तो मैंने क्या किया, आप्रवास। और इस एरिया से मैं इस एरिया की ओर चली गई तो ये मैं क्या कर रही हूँ, उत्प्रवास। तो ये है आप्रवास और ये है उत्प्रवास, समझ गए ना। तो जब हम किसी एरिया में आते हैं तो आप्रवास, और उस एरिया को अपने एरिया को छोड़ के चले जाते हैं तो उत्प्रवास। ठीक है, तो इसमें आप्रवास माइनस उत्प्रवास भी किया जाता है, तब हमें नेचुरल ग्रोथ रेट पता चलती है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यानी आपकी पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सिंपल सी बात है, तभी पता चलेगी जब हमें 2 समय अंतरालों के बीच जो हमारी जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक होगी। अगर भाई ज़्यादा जन्मे होंगे ना बच्चे, तभी तो हमारी जो वृद्धि आएगी पॉजिटिव आएगी, वरना नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव वृद्धि कब आएगी, नेगेटिव वृद्धि तब आएगी जब हमारे यहाँ जन्म तो कम हुआ है और मृत्यु ज़्यादा हो जाए, है ना। लोग जन्मे कम है और मृत्यु ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव। और लोग, या फिर एक चीज़ और हो सकती है, या लोग अन्य देशों में जाकर बस जाएं, उस एरिया को खाली कर दें, तो भी आपकी नेगेटिव में जाएगी उस एरिया की जनसंख्या वृद्धि। तो ये आपको सारी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, धनात्मक वृद्धि क्या होती है और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो गाइस 3 घटक होते हैं, एक तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन तीनों के द्वारा ही ये तीनों ही प्रभावित करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज को। सबसे पहले अशोधित जन्म दर, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट। इसको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, यानी 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर इसकी गणना की बात करें तो कैसे निकाली जाती है, तो ये है उसके लिए फार्मूला कि प्रति वर्ष, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी एक साल में भाई कितने जन्म हुए हैं, और फिर उसको डिवाइड किया जाएगा किसी वर्ष विशेष में उस वर्ष की मध्य जनसंख्या से। समझ रहे हो ना। तो यानी उस वर्ष की मध्य जनसंख्या से और इंटू में कर देंगे 100, तो हमारे पास निकल के आएगा अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट। ये आपके पीजीटी लेवल पर इस तरीके के फार्मूले पूछे जाते हैं कि क्रूड बर्थ रेट को निकालने का फार्मूला क्या है। तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, और फिर इंटू में 1000, 100 नहीं 1000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी निकलती है क्रूड बर्थ रेट। नेक्स्ट आती है मृत्यु दर। मृत्यु दर बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है। अगर किसी एरिया में आपकी कोई महामारी फैल जाए, ज़्यादा लोग मर जाए, तो कहीं ना कहीं वो उस एरिया की पॉपुलेशन को इफेक्ट डालती ही डालती है। और मृत्यु दर को तो हम सिंपल निकालनी हो तो हमें निकाल लेते हैं कि भाई प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे कितने लोग मरे हैं, तो इस तरीके से। बट अशोधित मृत्यु दर हमें निकालनी है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है। मृत्यु दर तो सिंपल काट लेंगे, जन्म माइनस मृत्यु, मृत्यु इतने लोग मरे हैं तो ये मृत्यु दर हो गई। तो भाई किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के बीच जो मृतकों की संख्या है उसे कहते हैं अशोधित मृत्यु दर। ये बिल्कुल सेम है जैसे अशोधित जन्म दर निकाली थी ना, बिल्कुल सेम फार्मूला है। देखो ध्यान से, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उसी वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या और इंटू कर देंगे 1000, ठीक है। तो इससे निकल के आएगी हमारी अशोधित मृत्यु दर। क्लियर है, ठीक है। तो अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर दोनों पता होनी चाहिए। ओके गाइस, तो प्रवास गाइस में आपको अभी ये चैप्टर हाफ हुआ है, आधा चैप्टर हम अपने इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी लेवल के लिए और पीजीटी लेवल के लिए, ठीक है। और नेट का कोई स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, पॉपुलेशन, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं जो आपके अब एचटेट पीजीटी में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से करना, ठीक है। फिर मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हो ना, एचटेट पीजीटी क्लियर करना चाहते हो ना, तो अभी कर लो, अभी कोर्स ले लो, अभी टाइम है। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल करोगे फिर आप कोर्स लोगे, उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस वाइड है और अपना सब्जेक्ट अगर हमारी अच्छी कमांड है ना, तो आप एचटेट पीजीटी क्वालिफाई कर सकते हो। वैसे भी गाइस अब जनवरी में वैकेंसी निकलेगी, तो इस बार का एचटेट आपको जरूर क्रैक करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।